मेरे ख्याल से कर रहे थे या कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, याद नहीं सीखते। मैं पिछले आपका लेक्चर देख लेता हूँ, पिछले लेक्चर आपका 2 नवंबर को हुआ था। हाँ, तो इसमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हमने डायग्राम बना ली थी, डायग्राम बनाई थी, ठीक है ना। डायग्राम हमने बना ली थी, इसी डायग्राम से फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ये डायग्राम थी जो कि लास्ट टाइम हमने बनाई थी। ऑलराइट, लास्ट टाइम ये डायग्राम पर हम थे, तो अगर हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम बेसिकली हम कर क्या रहे थे। लास्ट टाइम बेसिकली हम ये कर रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है एप्लीकेशन ऑफ ओएम में 3 तरह के सर्किट्स पढ़ते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के सर्किट्स पढ़ते हैं। एक जो आपका सर्किट होता है वो आपका होता है एम्पलीफायर का सर्किट। एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है उसकी निशानी होती है कि उसमें 2 इनपुट होते हैं और जो है उसमें कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं होता, और जो इनपुट बड़ा होता है उसके हिसाब से सप्लाई प्लस या माइनस आ जाती है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की निशानी मैंने आपको बताई थी कि उसमें जो है नेगेटिव फीडबैक होता है, और नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, ठीक है। और जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, और रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? आर। और इनपुट जो होता है वो इन्वर्टिंग में आता है, इन्वर्टिंग में इनपुट आता है और रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, उसको हम कहते हैं आर इनवर्स, ठीक है। जबकि नॉन इन्वर्टिंग की निशानी होती है कि उसमें जो इनपुट आता है वो नॉन इन्वर्टिंग में आता है, और नेगेटिव फीडबैक जो उसके अंदर आता है वो 2 रेजिस्टेंस के बीच में से डिवाइड होकर आता है, यानी एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के जरिए आता है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक सिंपल नॉन इन्वर्टिंग जो आपका जो सर्किट है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट मैंने आपके सामने बनाया। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, इसमें इनपुट जो आ रहा है वो नॉन इन्वर्टिंग में आ रहा है। इसके अलावा इसमें जो है वो 2 रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, उनके बीच में से जो है वो आपका आउटपुट निकल कर आ रहा है, यानी कि फीडबैक आ रहा है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर फर्स्ट करें कि हम कहते हैं पॉइंट ए है और ये फर्स्ट करें ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो मैं आपसे कहूँ कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कैसे आएगा? V आउट माइनस 0, यानी कि V आउट आ जाएगा, ठीक है। और फर्ज करें कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट गुजर रहा है वो गुजर रहा है I, और इस रेजिस्टेंस में जो करंट गुजर रहा है वो भी कितना गुजर रहा है I। तो आपका जो फिर V आउट होगा, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोनों रेजिस्टर है, बराबर होगा I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगी? R1 प्लस R2 के बराबर होगी, बराबर। ऑलराइट, अब अगर फर्स्ट करें कि पहली वाली जो रेजिस्टेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और दूसरी वाली जो रेजिस्टेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तो A पर जो पोटेंशियल अवेलेबल है वो V आउट अवेलेबल है, B पे जो पोटेंशियल अवेलेबल होगा वो V2 अवेलेबल होगा, क्योंकि V1 का मतलब ये है कि V1 वो पोटेंशियल है जो कि R1 ने खा लिया। तो अगर V आउट में से V1 जो है R1 ने कंज्यूम कर लिया तो पॉइंट B पे जो पोटेंशियल अवेलेबल होगा वो V2 होगा। तो लिहाजा जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट B, ठीक है, लिहाजा जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट B वो क्या होगा? वो V2 होगा। अब ये जो V2 पोटेंशियल है, ठीक है, जो हमारा V2 पोटेंशियल है, जो हमारा V2 पोटेंशियल है इसको हमने एज अ फीडबैक जो है यहाँ पर दे दिया, यानी कि यहाँ पर हम जो पोटेंशियल दे रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट को क्या दे रहे हैं? V2 दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि अगर हम चाहते हैं, यानी हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखा था, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑप एम्प जो है सैचुरेट ना करे, ठीक है, अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑप एम्प सैचुरेट ना करे तो हमारे दोनों इनपुट हैं जो Vin माइनस है और जो Vin प्लस है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है कम से कम होना चाहिए, ताकि वो डिफरेंस जब वो गेन से मल्टीप्लाई हो तब भी आंसर सप्लाई के अंदर ही आए।
यानी कि वो सैचुरेट ना करे। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे दोनों इनपुट ऑलमोस्ट एक जैसे हों। तो अगर दोनों इनपुट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, मतलब कि V2 जो है वो आपका ऑलमोस्ट किसके बराबर है, V इन के बराबर है, क्योंकि आपका इन्वर्टिंग इनपुट जो है यहाँ पर वो V2 है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो आपका इनपुट वोल्टेज है जो कि सर्किट का इनपुट, ये भी हो गया। अब अगर आप किसी भी सर्किट का, ओपैम्प के किसी भी सर्किट का अगर गेन निकालना चाहते हैं तो जो उसका गेन होता है सिंपली किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज के। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो किसके बराबर है, I इंटू R1 प्लस R2 के बराबर है। आपका आउटपुट बराबर है I इंटू R1 प्लस R2 के बराबर है। और उसी डेरिवेशन में आपको बताया कि V इन आपका किसके बराबर है, V2 के बराबर है। इसकी जगह आ जाएगा V2। अच्छा, अब V2 खुद किसके बराबर होगा, V2 दायरे बराबर होगा I R2 के बराबर होगा, क्योंकि जो आपका V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 है ना, Y इंटू R2 के बराबर होगा। यहाँ I से I कैंसिल हो गया तो बचेगा R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R2 R2 कैंसिल। तो जो आपका गेन है जो कि V आउट अपॉन V इन के बराबर है, वो बराबर आएगा 1 प्लस R1 अपॉन R2। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो बराबर होता है 1 प्लस R1 अपॉन R2। ठीक है, तो अब सूरत हाल जो कुछ इस तरह से हो गई कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने पिछली दफ़ा जो तीनों सर्किट्स को समराइज़ किया था कि आपका जो एक कंपैरेटर है, ठीक है, आपका जो एक कंपैरेटर सर्किट होता है उसकी निशानी क्या होती है, आपके कंपैरेटर सर्किट की निशानी ये होती है कि इसमें दो इनपुट होते हैं इस तरह से, इस वाले इनपुट को V इन माइनस कहते हैं, इस वाले इनपुट को V इन प्लस कहते हैं और इसको आप V आउट कहते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई होती है और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई होती है। तो आपका V आउट जो होता है वो या तो पॉजिटिव सप्लाई के बराबर होता है, या आपका V आउट जो होता है वो नेगेटिव सप्लाई के बराबर होता है, या आपका V आउट 0 के बराबर होता है। ऐसा कब होता है, जब V इन प्लस बड़ा होता है और V इन माइनस छोटा होता है। ऐसा कब होता है, जब V इन प्लस छोटा होता है और V इन माइनस बड़ा होता है। और ऐसा कब होता है, जब V इन प्लस बराबर होता है किसके, V इन माइनस के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह आपका जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसकी क्या समरी है। ठीक है, आपको जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसकी समरी है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपका जो नॉन इन्वर्टिंग होता है उस पर कोई इनपुट नहीं होता, इन्वर्टिंग वाले पे इनपुट होता है जो कि V इन होता है आपका, और एक रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, इसको R इन कहते हैं। आपका जो आउटपुट होता है उसका एक हिस्सा जो होता है फीडबैक के तौर पे आता है रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस होती है उसको RF कहते हैं। और यहाँ पे जो भी गेन होगा यानी कि V आउट अपॉन V इन जो होगा सर्किट में वो बराबर होगा किसके, माइनस RF अपॉन R इन। तो ये दोनों लॉजिक हम पढ़ भी चुके हैं, दोनों लॉजिक की वर्कशीट भी कर चुके हैं। आज जो हमने लॉजिक पढ़ी है जिसे हम कह रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है, आज जो हमने लॉजिक पढ़ी इसको हम कह रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी ये है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपके पास ये एम्पलीफायर हो गया, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। यहाँ से आपको इनपुट मिल रहा है, यहाँ पर आपका आउटपुट है, आउटपुट में दो रेजिस्टेंस लगी हुई होंगी, तो जो आउटपुट के फॉर्म बाद रेजिस्टेंस है उसको हम R1 कहेंगे और जो दूसरी रेजिस्टेंस अर्थ हुई है उसको हम R2 कहेंगे। R1 R2 के बीच में से फीडबैक जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट में जाएगा और इन्वर्टिंग इन पे कोई इनपुट नहीं होगा, इनपुट आपका नॉन इन्वर्टिंग पर होगा। और यहाँ जो आपका गेन होगा यानी कि V आउट अपॉन V इन तो किसके बराबर होगा, 1 प्लस R1 अपॉन R2। लेकिन इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते वक्त जो है ना एक बात का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ख्याल इस बात का रखना है कि R1 R2 का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका R1 का और R2 का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वही R1 कहलाएगी, दूसरी वाली R2 कहलाएगी। एक दफ़ा एग्जामिनर ने क्या किया था, एक दफ़ा एग्जामिनर ने किया था कि सर्किट ऐसे बनाया लेकिन R1 की जगह R2 लिख दिया और R2 की जगह R1 लिख दिया। तो उसमें अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस R1 अपॉन R2 की जगह बन जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन R1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी तीनों तरह की जो एप्लीकेशन है ऑप-एम्प की उसकी हमने सब यहाँ पे लिख दी। कंपैरेटर हो गया, ठीक है, कंपैरेटर हो गया आपका,
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया आपका और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, 3 एप्लीकेशन हो गई। अब हम जो है कंपैरेटर की और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या जनाब, अब हम करेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एप्लीकेशन, वो की वर्कशीट करते हैं। इसकी वर्कशीट करते हैं, मुझे ज़रा 2 मिनट दें, इसकी वर्कशीट निकाल लूँ। आप लोग भी किताब में से वर्कशीट निकालें इसकी। ये हम वर्कबुक 2 कर रहे हैं। चलें जनाब, ये आपकी वर्कशीट आ गई, जो कि आपकी वर्कशीट नंबर 13 है। आप लोग भी अपनी बुक में वर्कशीट निकालेंगे, वर्कशीट नंबर 30 निकालेंगे। तो शाबाश, वर्कशीट नंबर 30 निकालने जल्दी से सब लोग, शाबाश। आप ये वर्कशीट नंबर 30 निकाल ली सब लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में? क्वेश्चन नंबर 1 है, an ideal operational amplifier has infinite voltage gain and infinite slew rate. State what is meant by voltage gain. वोल्टेज गेन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है। वोल्टेज गेन का मतलब होता है रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज को हम वोल्टेज गेन कहते हैं। फ्लैट स्लू रेट का मतलब क्या होता है? फ्लैट स्लू रेट का मतलब ये होता है कि an ideal op amp gives output immediately as soon as input is applied, ठीक है। तो इनफिनिट स्लू रेट का मतलब है कि आप जैसे इनपुट देंगे आपको फॉरन आउटपुट मिल जाएगी। मैंने आपको आइडियल ऑप एम्प की जो 5 प्रॉपर्टीज दिखाई थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था कि इनफिनिट स्लू रेट का क्या मतलब है। अब कह रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट ऑफ आइडियल ऑप एम्प इज शोन। एक आइडियल ऑप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। अब देखिए किस तरह पता चल रहा है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सारी निशानियां मौजूद हैं। पहली निशानी इसकी है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो आप कहाँ दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज आप नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं। दूसरी निशानी है कि फीडबैक कहाँ से आ रहा है, फीडबैक दो रेजिस्टेंस के बीच में से निकल के आ रहा है। देखें ये आपका आउटपुट है, ये रेजिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, R1। आउटपुट के बाद जो रेजिस्टेंस होती है वो R1 होती है, फिर बीच में से फीडबैक चला गया इन्वर्टिंग के अंदर, और उसके बाद जो अर्थ हुई होती है वो रेजिस्टेंस क्या कहलाती है, R2 कहलाती है। तो ये आपका R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये Vin हो गया, और ये बेचारा V आउट हो गया। कह रहे सप्लाई जो है वो +9 -9 है, गेन 12 है, गेन भी दिया हुआ है। कह रहे मतलब R की वैल्यू क्या होगी, R का मतलब है R1 आपको मालूम करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। गेन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 + R1/R2। गेन आपको 12 दिया हुआ है, R1 की वैल्यू R है और R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू आपकी 1.5 किलो ओम्स है, दैट इज 1.5। तो जगह 12 - 1 = R/1.5, जगह 11 = R/1.5, तो R हो जाएगा 11 × 1.5 यानी कि 16.5 किलो ओम्स। लेकिन 16.5 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका, चेक कर लें जरा।
11 मल्टीप्लाई 1.5 16.5 आ रहा है नहीं आ रहा आंसर? आ गया आंसर? उसके बाद कह रहे हैं कि फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.1 द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द इनपुट वोल्टेज V टू द एम्पलीफायर इज शोन। ये इनपुट का आपको ग्राफ दिया हुआ है, कहने के इसके नीचे आप जो आउटपुट का ग्राफ बना दें जल्दी से, शाबाश। देखिए इनपुट का आपका ग्राफ है, इनपुट वोल्टेज आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहा है। आपका जो आउटपुट होता है वो बराबर होता है गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट के। तो आपका गेन 12 है और इनपुट आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 1.0 तक जा रहा है, तो आपका आउटपुट हो जाएगा 12 वोल्ट। बट आपका जो आउटपुट 12 वोल्ट है वो नॉट पॉसिबल है। और वो नॉट पॉसिबल क्यों है? वो इसलिए नॉट पॉसिबल है भाई क्योंकि यहाँ पर आपको पीछे सप्लाई दी हुई है, सप्लाई कितनी दी हुई है, 9 वोल्ट दी हुई है, तो आपका आउटपुट तो 9 वोल्ट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका इनपुट 1 वोल्ट पर पहुँचेगा तो 1 वोल्ट पर पहुँचने से पहले ही जो है आपका ऑप एम्प सैचुरेट हो चुका होगा। ऑप एम्प के सैचुरेट होने का क्या मतलब होता है? ऑप एम्प के सैचुरेट होने का मतलब ये होता है कि ऑप एम्प का जो आउटपुट वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑप एम्प जो है वो कितने इनपुट पर सैचुरेट कर जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे पहले वो वोल्टेज बताएं जिस वोल्टेज पर ऑप एम्प सैचुरेट कर जाएगा, तो जिस वोल्टेज पर ऑप एम्प सैचुरेट कर जाएगा, जिस वोल्टेज पे ऑप एम्प सैचुरेट कर जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन ऑप एम्प सैचुरेट, जिस वोल्टेज पे ऑप एम्प सैचुरेट कर जाएगा उस पर आपका आउटपुट क्या होगा? आपका आउटपुट होगा +9 -9 वोल्टेज होगा। जब आपका ऑप एम्प सैचुरेट करेगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? +-9 वोल्ट होगा। ठीक है ना, तो +9 पे भी सैचुरेट कर सकते हैं, -9 पे भी। गेन आपका कितना होगा? 12 होगा। तो आपका इनपुट कितना होगा इस वक्त? अब देखें इनपुट आपका बराबर होता है किसके? इनपुट आपका बराबर होता है वी आउट डिवाइड बाई गेन, क्योंकि वी आउट अपॉन वीन गेन होता है, तो वीन को वहाँ ले जाएं, गेन को यहाँ लें। तो वी आउट आपका है +-9, गेन आपका है 12। और अब 9 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आंसर आएगा ±0.75 वोल्ट। मतलब जब आपका इनपुट +0.75 होगा या -0.75 होगा तो आपका आउटपुट 9 हो चुका होगा। अब 0.75 ढूंढने जरा यहाँ कहाँ पे है, ये 0.5 है, 0.6 है, 0.7, 0.75 ये। तो ये जो है ये आपका 0.75 है, ये आपका 0.75 है। तो 0.75 पे टाइम क्या हो रहा है? 0.75 पे टाइम ये हो रहा है भाई, यानी कि इस टाइम पर आपका ऑप एम्प सैचुरेट कर जाएगा। ऐसे नेगेटिव में 0.75 कहाँ है? नेगेटिव में 0.75 ये रहा भाई, ये नेगेटिव में 0.75 है। तो नेगेटिव में 0.75 है, यहाँ पर भी ऑप एम्प क्या कर जाएगा? यहाँ पर भी ऑप एम्प जो सैचुरेट कर जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप इसको, मैं नीचे वाले ग्राफ पे अगर लेके जाऊँ इस चीज़ को, ठीक, नीचे वाले ग्राफ पे लेके जाता हूँ इस चीज़ को, यानी कि इस पॉइंट पर आपका ऑप एम्प क्या कर जाएगा? सैचुरेट कर जाएगा। यही हुआ ना कि T1 से पहले कितने डब्बे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो T1 से पहले 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा, सॉरी। जहाँ पे ऊपर हमका सैचुरेट कर रहा है T1 से पहले 1 2 3 4 5 डब्बे पहले सैचुरेट कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस डब्बे पे सैचुरेट कर देंगे। इस डब्बे पे आपका वोल्टेज है वो 9 वोल्ट हो जाएगा। इस डब्बे पे 9 वोल्ट निकाले भी था, ये रहा 9। यानी कि यहाँ तक तो वोल्टेज बढ़ेगा आपका, लेकिन यहाँ पर आकर 9 हो जाएगा। यहाँ तक वोल्टेज बढ़ा आपका आउटपुट और 9 हो गया। इस तरह नेगेटिव में सैचुरेट कहाँ करेगा? नेगेटिव में सैचुरेट कर रहा था T1 के बाद 1 2 3 4 5 डब्बे,
तो 1 2 3 4 5 इस टाइम पर आपका नेगेटिव में सैचुरेट कर जाएगा। नेगेटिव सैचुरेशन लेवल 9 हो जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे सैचुरेट कर जाएगा। और उसके आगे जो है वो आपका जो है क्या होता रहेगा, वो कम होता रहेगा T2 तक। तो ये आ गया इस तरह से। अब हुआ क्या है कि T1 तक आपका जो वोल्टेज है वो 9 ही रहेगा। T1 तक आपका वोल्टेज 9 ही रहेगा। ये T1 है भाई, T1 तक वोल्टेज 9 रहेगा और उसके बाद T1 तक वोल्टेज 9 रहेगा और फिर T1 से लेकर अगले पॉइंट तक ये -9 रहेगा। तो जिस तरह से आपका ग्राफ जो है वो चला बन जाएगा समथिंग लाइक दिस। यानी हुआ क्या, हुआ ये कि देखें आपका इनपुट बढ़ता रहा, आउटपुट भी बढ़ता रहा। जब आपका इनपुट 0.75 हुआ तो आपका ऑप-एम्प सैचुरेट हो गया। अब आगे आउटपुट नहीं बढ़ रहा, 9 से ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहा। इस तरह नेगेटिव में भी हो रहा है। नेगेटिव में आपका इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन -0.75 पर आउटपुट आपका 9 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका ग्राफ स्ट्रगल करेगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है भाई, आई होप की बात समझ में आई। अगला सवाल, फीडबैक इज यूज्ड frequently in amplifier circuit. State what is meant by feedback. फीडबैक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज is combined with इनपुट वोल्टेज। यानी कि आप आउटपुट वोल्टेज का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इनपुट वोल्टेज में डाल देते हैं। ठीक है जी। सो पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज कंबाइंड विद इनपुट वोल्टेज। कह रहे दो बेनिफिट ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के मैंने आपको कुछ फायदे लिखवाए थे। इसमें एक फायदा ये है कि आपका स्टेबल आउटपुट हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट नहीं करता। और दूसरा फायदा ये है कि आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है, इंक्रीज बैंडविड्थ। उसके बाद ये कह रहा है कि एक एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें आइडियल ऑप-एम्प लगा हुआ है और उसके जरिए आप माइक्रोफोन के आउटपुट को एम्पलीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताया कि सर्किट को देखकर कितना पता चल रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इससे पता चल रहा है कि माइक्रोफोन का जो इनपुट है पी पर जो आ रहा है वो आप पॉजिटिव पे दे रहे हो और फीडबैक जो है आपका दो रेजिस्टेंस के बीच में से निकल के आ रहा है। तो हमारी लॉजिक के हिसाब से 92.5 का हो गया हमारा R1 और ये R क्या हो गया हमारा R2। हमारा वी आउट है और पी पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा वी इन है और ये 5 हमारे साथ सप्लाई। कह रहे व्हेन द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज 48 मिलीवोल्ट द आउटपुट इज 3.6 वोल्ट। यानी कि जब आपका वी इन जो है वो 48 मिली वोल्ट होगा यानी कि -3, तो आउटपुट आपका 3.6 वोल्ट होगा। ठीक है, तो क्या बताओ गेन कितना हुआ। गेन तो बहुत ही आसान है भाई, गेन बराबर होता है वी आउट अपॉन वी इन के बराबर होता है। तो वी आउट आपका है 3.6 और वी इन आपका है 48 मिली वोल्ट, 48 -3। तो डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से शाबाश। 3.6 डिवाइड बाय 48 मिली वोल्ट, क्या आंसर आ रहा है। 3.6 डिवाइड बाय 48 एक्सपोनेंट -3, 75। तो गेन जो हो गया ऑप-एम्प का वो 75 हो गया माशाल्लाह से, 75। कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर कितनी है, देखिए आसान जबान में R2 मालूम कर रहे हैं आपसे। तब आप जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन का फॉर्मूला है वो लगा दें। गेन का फॉर्मूला जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो होता है कि R1 1 + R1 अपॉन R2। गेन आपका 75 है। अब R1 R2 देख लें डायग्राम में क्या थे। R1 आपके 92.5 किलो ओम्स है और R2 आ रहा है, इसकी जगह आ जाएगा 92.5, R1 की जगह R आ जाएगा, रहेगा 74 इज इक्वल्स टू 74 1 उधर जाके माइनस करेगा ना, 74 हो जाएगा। 74 बराबर होगा 92.5 डिवाइड बाय R के, तो R बराबर हो जाएगा 92.5 डिवाइड बाय 74 के, 1 पॉइंट समथिंग। क्या आंसर आया इसका बताओ जरा।
92.5 डिवाइड बाय 74, इसका आंसर बता दो खुदा के लिए जल्दी से। तो आगे वाली जाएगी 1.25 किलो ओम्स। 1.25 किलो ओम्स आपकी आर की वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की। फिर कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द एम्पलीफायर आउटपुट व्हेन द पोटेंशियल एट पी एक्सीड्स 68 मिलीवोल्ट। जब आपका पी पे पोटेंशियल 68 मिलीवोल्ट से ज्यादा होगा तो क्या होगा? पहले देखते हैं भाई 68 मिलीवोल्ट होगा तो आउटपुट होगा कितना। देखें, जब आपका इनपुट 68 मिलीवोल्ट होगा तो आपका आउटपुट कितना होगा? गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट। तो गेन आपका 75 है, मल्टीप्लाई बाय इसको 68 मिलीवोल्ट करते हैं। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 68 एक्सपोनेंशियल -3 करिए, बताओ क्या आंसर आ रहा है? 75 मल्टीप्लाई बाय 68 एक्सपोनेंशियल -3, 5.1 वोल्ट आपका आउटपुट आ रहा है। आउटपुट कितना आ रहा है? 5.1 वोल्ट। सप्लाई कितनी है आपकी? 5 वोल्ट। मतलब आपका ओपैम्प क्या कर गया? सैचुरेट। ठीक है, तो उसका जवाब क्या होगा? फॉर an input of 68 millivolt, V out is above 5 volt, which means op-amp saturates and V out is equal to supply। ठीक है, ये इसका जवाब है। ठीक है, यानी अगर आप 68 मिलीवोल्ट से ज़्यादा रखोगे इनपुट पे तो आपका op amp सैचुरेट कर जाएगा और उसका आउटपुट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से वर्कशीट खत्म हो गई हमारी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ भाई, वर्कशीट खत्म हो गई हमारी। दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर खत्म हो गया और बस क्लास भी खत्म नहीं करता हूँ आज मैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया आपका। कल इंशाल्लाह ताला जो है हम ये करेंगे कि कल तो आप लोग की कॉलेज में क्लास होगी ना सुबह 8 से 9, सुबह की क्लास में इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस का। ठीक, बाकी आप लोग इस चीज़ की मैं ये अभी PDF शेयर करता हूँ, तो देखें ज़रा गौर से आज के लेक्चर को। बताएं, ये वाला लेक्चर जो पुराना लेक्चर, इसकी PDF शेयर कर दी थी मैंने आप लोगों के साथ। इस लेक्चर की, पुराने लेक्चर की PDF शेयर कर दी थी 2 नवंबर वाले की। नहीं चलिए दोनों भी शेयर करता हूँ मैं, ये भी क्लास खत्म करके दोनों शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलो फिर ओके।